रिकॉर्डिंग में सबसे पहली आवाज़ तुम्हारा नाम की आएगी इसमें। सेक्शन 141 से स्टार्ट किया था। सब सेक्शन 1 क्वालिफिकेशन, सब सेक्शन 2 अगर पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट होती है तो ओनली सीए पार्टनर शेल एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो बेटा, और इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए ना उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसकी केस स्टडी एग्जाम में देख लेना, मिल जाएगी तुम्हें। समझ में आती है बात या नहीं आती? सब सेक्शन 4 अगर एक बार एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो गए और डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई तो अब आपको अपने ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा, और आपके ऑफिस में जो वैकेंसी अराइज होगी उसको कैजुअल वैकेंसी कहेंगे। लेकिन कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है वो किस हिसाब से होगी? सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? ये नहीं। इन चारों सब सेक्शंस के बाद हमने गए सेक्शन 144 पर, जो था प्रोहिबिटेड सर्विस का। और प्रोहिबिटेड सर्विस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक ऑडिटर सिर्फ बोर्ड की रिकमेंडेशन पर या फिर ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही एडिशनल सर्विसेज अपनी कंपनी को दे सकता है। लेकिन उन एडिशनल सर्विसेज में क्या नहीं आ सकता? माफिया, आउटसोर्स, इन्वेस्टमेंट। आया ना? M for management service, A for actuarial services, F for designing and implementation of financial control system, I for internal audit, A for accounting and bookkeeping, outsource मतलब outsourcing financial services, investment banking services, investment advisory services and other services as may be prescribed। और सेक्शन 143 का, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का कौन सा सबसेक्शन? हाँ जी, कौन सा क्लॉज? आई क्लॉज। वो ये कह रहा था कि अगर आप सेक्शन 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पहले से तो आप क्या हैं? एज एन ऑडिटर डिस्क्वालीफाई। समझ में आती है बात या नहीं आती? फिर आपको पढ़ाया गया सेक्शन 142, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा? रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। समझ आई बात नहीं? बीच में एक सेक्शन अभी बचा हुआ है सेक्शन 143, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समझ में आती है बात नहीं? सीए के अंदर तो सेक्शन 143 इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? ये नहीं। अब बात करते हैं किसकी? अब आ गए हम सेक्शन 139 पर। किस पे आ गए भाई? सेक्शन 139 पर। इसके अंदर आपने पढ़ा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना, सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 5 में। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना सब सेक्शन 6 में, सब सेक्शन 7 में। अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उसे कैसे फिल करना है? सब सेक्शन 8 में। समझ में आती है बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आपको पढ़ाया सेक्शन 145 साइनिंग ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। क्या पढ़ाया भाई? इससे आसान सबसेक्शन, इससे आसान सेक्शन कुछ है ही नहीं। हाँ जी, ये कहता है कि भाई अगर आपने किसी इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया तो भाई जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया उसी से साइन करवाओगे, किसी और से थोड़ी करवाओगे। और अगर आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया है तो यहाँ क्या कहता है? हम ना बता रहा कुछ, जाओ सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 से पूछ लो। और सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? हाँ जी, सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इफ पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर देन ओनली सीए पार्टनर शेल एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और सेक्शन 145 कह रहा है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल बी साइंड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 141 सब सेक्शन 2। समझ में आती है बात? नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? यानी सेक्शन 145 ने ही इस सेक्शन को पावर दी है कि ये सेक्शन बताए कि एज एन ऑडिटर जब आप पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करेंगे तो वो सिग्नेचर कैसे होगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? लेकिन मोर और लेस जो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब सेक्शन हमारा चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि एक ऑडिटर की टर्म क्या होगी। टर्म पूरे होने के बाद उसको रोटेट किया जाएगा, और रोटेट करने के बाद उसका क्या आ जाएगा भाई? कूलिंग पीरियड। क्या आ जाएगा? कूलिंग पीरियड। आया ना? बात अगर हम टर्म की करें, अच्छा पहले तो ये बात करनी ज़रूरी थी कि ये सेक्शन, ये सब सेक्शन एप्लीकेबल होगा किस पे? ये सब सेक्शन एप्लीकेबल होगा किस पे? तो हमने कहा कि भैया देखो, कंपनी को 2 पार्ट में बांटो, पहले प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, है ना। अब पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है
और अनलिस्टेड भी हो सकती है ना। तो हमने पहले कहा देखो भाई लिस्टेड कंपनी पे तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 आंख बंद करके एप्लीकेबल है, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे और प्राइवेट कंपनी पे आपको लिमिट देखनी पड़ेगी। तो हमने कहा भाई देखो शेयर कैपिटल की लिमिट देख लो और लोन्स की लिमिट देख लो। शेयर कैपिटल की लिमिट क्या है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, और लोन की लिमिट क्या है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। प्राइवेट कंपनी के लिए बस शेयर कैपिटल डबल हो जाता है 20 करोड़ या उससे ज़्यादा, और लोन कितना रहता है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। बात समझ आती है नहीं आती? तो ऐसी कंपनीज के ऊपर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ना तो जो कंपनी वर्थ में बड़ी होती है उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में बहुत सारे लोगों का क्या होता है इंटरेस्ट होता है, और जहाँ पर इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है वहाँ पर कंपनी को बेसिकली क्या मिलना चाहिए, उन स्टेक होल्डर्स को एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और वो आप किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडिटर को रोटेट करवा के। समझ में आती है बात या नहीं आती? अगर हम बात टर्म की करें, किसकी करें, टर्म की, तो टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो अगर भाई आपने किसी इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वो खाली एक टर्म रुक सकता है, और एक टर्म में कितने ईयर्स होते हैं 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। कितने ईयर होते हैं बेटा 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। समझ आती है बात या नहीं आती? सर अगर आपने किसी फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वो 2 टर्म रुक सकता है 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की, यानी ले देकर 10 सालों तक वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट रह सकते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर टर्म पूरे होने के बाद क्या करना पड़ेगा, उन्हें रोटेट करेंगे। आप क्या करेंगे, रोटेट, यानी दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करेंगे। समझ आई बात नहीं? जैसे आपने किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया, 5 साल पूरे होगा, रोटेट कीजिए, नए ऑडिटर को अपॉइंट कीजिए। समझ आई? 5 सालों तक उनका रेटिफिकेशन कीजिए अगर उन्हें आप लोग को लगातार 5 साल रखना है। समझ आती है बात नहीं? और 5 साल पूरे होने के बाद अब उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, रोटेट कीजिए और नए ऑडिटर को अपॉइंट कीजिए। कितने सालों तक आप उनको दोबारा ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते? 5 सालों का कूलिंग पीरियड रहेगा। कितने सालों का? 5 सालों का कूलिंग पीरियड रहेगा। समझ आई बात या नहीं है? अच्छा, रूल्स के अंदर एक बात बताई मैंने कि आपने टेन्योर पूरे होने से पहले, पूरी टर्म नहीं होनी थी, टेन्योर पूरे होने से पहले 3 साल बाद या 4 साल बाद उन्हें क्या कर दिया, रिटायर करवा दिया, है ना, उन्हें हटा दिया और नए ऑडिटर को ले आया। अब 1 साल बाद दोबारा आप उन्हें लेकर आ रहे हैं, तो अब कह रहा है एक काम, अब नई टर्म नहीं भाई, अब नई टर्म नहीं देखेंगे आपको। आपने अगर किसी ऑडिटर को एक बार हटाया तो कम से कम 5 साल बाद आप उसे दोबारा नहीं ला सकते। अगर आप उसे दोबारा से 5 साल के अंदर अंदर ला रहे हैं ना, तो उसका जो प्रीवियस पीरियड रहा है वो दोबारा से क्या होगा, काउंट होगा उसके अंदर। समझ आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम दिस? ब्रेक वाले सिचुएशन में बताया था ना मैंने। अब यहाँ पर मसला क्या है, अगर आपने किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया तो 5 साल बाद आप उसे रोटेट करेंगे, 5 साल के वो कूलिंग पीरियड में रहेगा, और 5 साल के कूलिंग पीरियड के बाद आप चाहें तो उसे रीअपॉइंट कीजिए, वरना मत कीजिए। समझ आई बात नहीं? सर हमने किसी फर्म को अपॉइंट किया, एक टेन्योर पूरा हो गया 5 साल का। समझ आई बात या नहीं? अब आपकी मर्जी, आप अगले 5 साल अगर उनको कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 साल रखना है फर्म को। समझ आती है? आप चाहें तो 5 साल बाद दोबारा से क्या कर सकते हैं, उन्हें दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अब तीसरी बार, तीसरे टर्म के लिए आप उन्हें दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकते। आपको उन्हें 5 साल के कूलिंग पीरियड में ही भेजना पड़ेगा। बहुत से कहते हैं सर क्या फॉर्म के लिए कूलिंग पीरियड 10 साल? नहीं, कूलिंग पीरियड 5 साल ही रहता है। समझ आई बात नहीं? अब आपकी मर्जी, आप अगले 5 साल तक उन्हें नहीं अपॉइंट करेंगे, अब उसके 5 साल बाद आप दोबारा अपॉइंट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते। समझ आती है बात? ये नहीं, ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में करी थी। हाँ भाई वाइज भाई, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 आपको समझ आया था? चलिए आज कुछ और पॉइंट्स भी हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के कवर करेंगे। ब्रेक इन सर्विस पीरियड तो कल देख लिया था हमने। यार मेरी मानो ना, इन सभी केस स्टडी को देखो एक बार। अच्छा हो ही गया ये सेक्शन पूरा, एक बार ये केस स्टडीज़ देख लो प्लीज़। केस स्टडी 8 है, इसे देखो। मैं रुक रहा हूँ, आप लोग इसे स्टॉप करके देख लेना। केस स्टडी 9 पढ़िए।
भाई जो अभी पढ़ रहे हैं वो अभी देख लेंगे, अभी सवाल पूछ लेंगे जो भी दिक्कत आए, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट्स में पूछ लेना भाई। ठीक है, अब ओप्सो पढ़ ली होंगी सबने। अब नया सेक्शन शुरू करते हैं। देखो मैं बार बार आपको सेक्शन याद दिला रहा हूँ। सेक्शन 139, इसमें कितने सेक्शन पढ़ लिए? 15 फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, 6-7 सेकेंड ऑडिटर का फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, 8वां कैजुअल वैकेंसी, और अभी अभी क्या पढ़ा? सबसेक्शन 2। क्या पढ़ा बेटा? सबसेक्शन 2। तो अगर देखा जाए तो सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन अभी बीच के भी कुछ रहते हैं। समझ आती है बात ये? लेकिन सेक्शन 139 पढ़ रहे हैं आप। अब सेक्शन 139 के बाद आपने सेक्शन 141 पढ़ा है, जिससे शुरुआत ही करी थी चैप्टर की, लेकिन सेक्शन 140 नहीं पढ़ा आपने। आया ना? तो अब सेक्शन 140 भी आपको पढ़ाया जाएगा। देखो असल में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बात लिखी हुई है। अगर मैं आपको पढ़ाता सेक्शन 139 से तो आप बात नहीं समझते। पहले मुझे ऑडिटर को समझाना था कि कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता, तो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का सेक्शन 41 पढ़ाना पड़ा। फिर उसके बाद में हमने सारी बातें करनी शुरू करी। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 140। क्या पढ़ेंगे भाई? सेक्शन 140। अब तक आप पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर टेन्योर पूरा करके जा रहा है और फिर हम नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक ऑडिटर टेन्योर पूरा होने से पहले खुद रिजाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेंबर्स ने उसका रेटिफिकेशन नहीं करा और उसे फॉर्म छोड़नी पड़ी, समझ आए? और सारी कंपनी छोड़नी पड़ी। इस बार वो खुद से क्या कर रहा है? रिजाइन कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? खुद से रिजाइन कर रहा है। और जब एक ऑडिटर खुद से रिजाइन करता है, यानी टेन्योर पूरा होने से पहले, जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपका टेन्योर कब खत्म होगा? 5 सालों के अंदर अंदर खत्म होगा। हर साल भले से आपकी रेटिफिकेशन ज़रूर होगी, लेकिन आपको लगातार 5 साल कंपनी का ऑडिटर रहने की इजाज़त है। अब कंपनी ने आपको अपॉइंट भी करा और हर साल आपको रेटिफाई भी कर रही है, लेकिन आपने टेन्योर यानी उन 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का टेन्योर पूरा होने से पहले खुद से फर्म से क्या करना चाहा? रिजाइन करना चाहा। क्या करना चाहा? रिजिग्नेशन बाय ऑडिटर। तो अब ये सेक्शन आपको बताएगा कि अगर ऑडिटर को रिजाइन करना है तो उसको क्या लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात है यार। अगर आप फर्म मतलब कंपनी से क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर रहे हैं, आप कंपनी का ऑडिटर बनने से इनकार कर रहे हैं, तो ये बात आपको किस किस को बतानी है? जाहिर सी बात है सर, जिसके पास से रिजाइन कर रहे हैं, हाँ जी, जहाँ से रिजाइन कर रहे हैं, एक तो उनको बतानी ज़रूरी है, कंपनी को बतानी ज़रूरी है। एक आरओसी ये समझ के बैठा हुआ है कि हम कंपनी के ऑडिटर हैं, तो आरओसी को बतानी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर थे तो आपको यही बात सीएजी को बतानी भी ज़रूरी है, अगर मसला गवर्नमेंट कंपनी का है तो। समझ आई? क्योंकि इसी बंदे ने आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? देखो कम्युनिकेशन के लिए, कंपनी के केस में कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे जब आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया था तो कंपनी ने रजिस्ट्रार को कौन सा फॉर्म फाइल किया था? ADT 1। तो ऐसे ही जब ऑडिटर को रिज़ाइन करना है और रिज़ाइन करते वक्त ये बात किसे बतानी है? आरओसी को बतानी है। किसको बतानी है? तो उस सिचुएशन में कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? ADT 3। ये कौन करेगा? और इस बार ऑडिटर रिज़ाइन करके जा रहा है ना, तो ऑडिटर कौन सा फॉर्म फाइल करेगा? ADT 3। और उसमें बताएगा कि क्या रीज़न है जिस वजह से वो रेजिग्नेशन दे रहा है। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आवेदन समझ आया नहीं आया? सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है? रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। सर मान लेते हैं वो बंदा छोड़ के भाग गया, रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उसने ना कंपनी को बताया ना आरओसी को बताया, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को नहीं बताया। समझ आती है बात? या फिर तीनों में से किसी एक को बताया, बाकी दोनों को नहीं बताया, या तीनों में से 2 को बताया, 1 को नहीं बताया, ले देकर उससे कुछ ना कुछ उसके पार्ट से नॉन कंप्लायंस रह गई, तो सबसेक्शन 3 कहता है बेटा फिर पेनल्टी लगेगी तुम पर। यानी सबसेक्शन 3 किसकी पेनल्टी की बात कर रहा है? अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो और आप लीगल कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे तो आप पर पेनल्टी लगेगी 50,000 से लेके 50 लाख तक की।
नहीं नहीं, सबसेक्शन 2 की नॉन कंप्लायंस करी तो सबसेक्शन 3 पेनल्टी बता रही है। समझ आई बात? ये नहीं, ये ऑडिटर को धमकाया जा रहा है कि रिजाइन करना है कर दो, लेकिन ऐसा करके सबसेक्शन 2 बता रहा है आपको। समझ में आई बात? ये नहीं, बताओ सेक्शन 140 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 समझ में आ गया आपको? आया ना? यहाँ ऑडिटर छोड़कर गया खुद से, ठीक है जी। अब एक होता है ऑडिटर को निकाला गया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। और रिमूवल खुद से नहीं होता, कंपनी निकालती है। और इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। देख रहा हो, ये दोनों काम कब से हो रहे हैं? टेन्योर से पहले। किससे हो रहा है बेटा? आपको अपॉइंट कराया गया सेक्शन 139 में। समझ आई बात? ये नहीं, अगर आपको रीअपॉइंट करना है तो भी कौन सा सेक्शन करवाएगा? 139 ही करेगा रीअपॉइंट भी। समझ आती है बात? ये नहीं आती? चाहे कूलिंग पीरियड से पहले या कूलिंग पीरियड के बाद, सेक्शन 139 अपॉइंट करेगा। लेकिन वक्त से पहले अगर निकालना हो तो कौन सा होगा? सेक्शन 140। या तो आप खुद निकलें तो सब सेक्शन 2, अगर आपको निकाला गया तो सब सेक्शन 1। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलो जी, अब रिमूवल के लिए 2 मसले। रिमूवल के लिए 2 मसले हैं, ज़रा मैं आपको बता दूं। एक रिमूवल होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, ठीक है जी, और एक होता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म। अब बच्चे कंफ्यूज यहां पर ये होते हैं कि एक्सपायरी ऑफ टर्म अगर हो गया तो रिमूवल कैसा? एक्सपायरी ऑफ टर्म अगर तो रिमूवल कैसा भाई? फिर तो आप रीअपॉइंटमेंट कहिए नए बंदे की। देखो भाई, नए बंदे की तो रीअपॉइंटमेंट कहेंगे, लेकिन जिसको रीअपॉइंट नहीं किया गया तो उसे तो रिमूवल ही कहेंगे। सर क्यों कह रहे हो रिमूवल? उसका टेन्योर पूरा हो गया यार, अब किस बात का रिमूवल? अब तो वो वैसे ही अपॉइंट नहीं हो सकता। कौन कह रहा है अपॉइंट नहीं हो सकता? सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 कह रहा है अपॉइंट नहीं हो सकता। तो भाई सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 हर कंपनी पे अप्लाई थोड़ी होता है। अगर किसी एक ऑडिटर की फर्स्ट टर्म पूरी हो जाती है तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 कुछ ही कंपनीज को तो रोकता है, सारी कंपनीज को थोड़ी रोकता है। जिन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई हो सकता है वो तो अपने ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकती है, नहीं कर सकती? लेकिन वो फिर भी नहीं कर रही। वो कह रही है हम तुझे रीअपॉइंट नहीं करेंगे, किसी और को रीअपॉइंट करेंगे। उस केस में तो एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद क्या हो गया? रिमूवल। और अगर मैं बात करूँ ना सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 की, तो वहाँ तो पार्टनरशिप फॉर्म के पास एक और मौका होता है, 5 ईयर की कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूरी करने के बाद उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहा है रीअपॉइंट, तो भी क्या हो गया? रिमूवल। समझ में आई बात? ये नहीं आई? तो रिमूवल 2 तरीके से हुआ, एक बिफोर एक्सपायरी और एक आफ्टर एक्सपायरी। समझ में आई बात? ये नहीं। इसके लिए बना है सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 और इसके लिए बना है सेक्शन 140 सब सेक्शन 4, क्योंकि 2 और 3 तो ऊपर कवर हो गए ना रेजिग्नेशन में। समझ में आई बात? ये नहीं? आवेदन एनी प्रॉब्लम? जरा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, 6ठी AGM आने से पहले ही लात मार के बाहर निकाल दिया आपको। समझ आए? अब इस सिचुएशन में क्या सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है भाई देखो, ऑडिटर को ना एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब आपको सुना जाएगा एज एन ऑडिटर कि हम आपको क्यों ना निकालें। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? बताओ मुझे। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ऑडिटर। फिर उसके बाद जब उसको वो अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, जब वो उसको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या करेंगे? रेजोल्यूशन, उसको निकालने का। अब अगर सोच लिया ना कंपनी ने निकालना है तो निकाल ही दिया जाता है। बस लॉ ने कह दिया कि भाई अपॉर्चुनिटी दे दो, सुन लो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, अगर सही लगे तो रख लेना वरना निकाल ही देना। लेकिन हमने सोच लिया नहीं, हमें तो निकालना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब ये बात किसे बताएंगे?
ये बात किसे बताएंगे? आरओसी को बताएंगे, नहीं बताएंगे कि हमने अपने ऑडिटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। समझ आती है बात? नहीं तो आरओसी के पास पहुंचने के लिए फॉर्म फाइल करना होता है। एडीटी 1 कब फाइल किया था? जब हमने अपॉइंट किया था। एडीटी 3 कब फाइल हुआ? जब ऑडिटर ने उसे छोड़ दिया। एडीटी 2 का फाइल होता है जब हम निकाल रहे हैं, कंपनी फाइल करेगी एडीटी 2। समझ आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन जैसे हो जाए बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर एडीटी 2 फाइल करना है आपको। समझ आई बात? ये नहीं? और फिर आरओसी किससे अप्रूवल लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि यार ऐसे ऐसे कंपनी जो है वो क्या कर रही है, रिमूव कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देती है, समझ आती है बात? ये नहीं आती? तो अब आप बुलाते हैं किसको? मेंबर्स को। किसको बुलाते हैं? मेंबर्स को। अच्छा देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से नहीं निकाल सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालना है, आरओसी को बताना है, आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद आप मेंबर्स को बुलाते हैं। अगर मेंबर चाहेंगे तो रोक सकते हैं। समझ आई बात? ही नहीं? क्योंकि मेंबर्स से क्या पास कराना है? देखो, हर जगह पर ओआर पास हो रहा था, लेकिन ऑडिटर को बीच में निकालने के लिए क्या पास हो रहा है? एसआर पास हो रहा है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? मसला क्या है? जो एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले निकाला जा रहा है। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसी क्या बात बुरी लग गई? क्या ऑडिटर ने कुछ ऐसा मांग लिया आपसे? हाँ, समझ आती है बात? ये नहीं आती? सीजी से अप्रूवल लेने के बाद भी पावर किसको दी गई? मेंबर्स को। समझ में आई बात? ये नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? सबसेक्शन 4 पर आते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। अब तो टर्म एक्सपायर हो ही गया, देखा जाए तो कायदे से अगर उसे हटा भी दें, रीअपॉइंट नहीं भी करें, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात, अब से एक बात बताओ, एक्सपायरी ऑफ टर्म खत्म हो गई, यानी 6th एजीएम आ गई, तो अब ये बात एजीएम पर ही होगी कि हम इसे अपॉइंट ना करके किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो इस वक्त एजीएम आ रही है, कोई ये नॉर्मल जनरल मीटिंग नहीं है। तो एजीएम के लिए जब नोटिस जाता है, एजीएम के लिए क्या जाता है? जब नोटिस जाता है तो उस नोटिस को आप एक स्पेशल नोटिस बनाइए और ये बात मेंशन कीजिए कि भैया हम अब एक नया ऑडिटर लेकर आने वाले हैं। और उसके अंदर भी एजीएम में भी कौन सा पास होगा? रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? और राइट दीजिए ऑडिटर को कि वो कहे देखो जी, मैंने पहला टेन्योर ईमानदारी से निकाला, मुझे दूसरा टेन्योर का भी मौका दिया जाना चाहिए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ बच्चों, अरे बताओ भाई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले निकालोगे तो आपको क्या करना होगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी होगी उसे। आया ना? ये बात बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद एडीटी 2 फाइल करेंगे आरओसी को, आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा, तो बोर्ड मेंबर जो है वो क्या करेंगे? एक मीटिंग बुलाएंगे अगले 60 दिन के अंदर अंदर, और वहाँ पर क्या होगी? जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि इसको निकाल दो। समझ आई बातें? लेकिन आप टर्म पूरी हो चुकी है तो अब जनरल मीटिंग कौन सी होगी? एनुअल जनरल मीटिंग। आप नोटिस जब भेजेंगे अपने मेंबर्स को एनुअल जनरल मीटिंग का, तो उस नोटिस के अंदर एक स्पेशल कॉलम ऐड करना होगा कि जो बंदे का टर्म एक्सपायर हो गया है, हम उसको एक और टर्म के अंदर रीअपॉइंट नहीं कर। हालांकि वो रीअपॉइंट हो सकता है, अगर वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता ना, तो आप रिमूवल वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो टर्म आगे जा ही नहीं सकता, तो वो रिमूवल थोड़ी, वो तो रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट होगा। समझ में आती है बात? या नहीं आती? अब आप उनसे कहेंगे भाई अब इन्हें हम अलविदा कहना चाहते हैं। बात समझ आती है नहीं आती? उसके लिए स्पेशल नोटिस दीजिए, उस बंदे को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने आप को एनुअल जनरल मीटिंग पे रिप्रेजेंट करे, और एसआर पास होगा एजीएम के अंदर। समझ आई बात? रिमूवल में हमेशा एसआर पास होगा। बताओ जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी अदनान भाई, अब देखो यहाँ पर नोट देखो, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। ये कहते हैं इफ कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 एंड द टर्म ऑफ ऑडिटर हैज बीन एक्सपायर्ड, टर्म एक्सपायर हो गई और उसकी रोटेशन जो है वो क्या हो गई? ड्यू हो गई, तो सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा अब, क्योंकि उसका जो टर्म था वो तो एक्सपायर हो चुकी है। तो अब उसे रिमूवल थोड़ी कहा जाएगा, उसे तो क्या कहा जाएगा? रोटेशन कहा जाएगा ना। तो उस सिचुएशन में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा भाई। समझ आई बात नहीं? एक्सपायरी ऑफ टर्म के टाइम पर रिमूवल कब हो रहा है? जब आप रीअपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई हो गया और आपकी जो ऑडिटर की टर्म थी वो एक्सपायर हो गई, तो अब तो आप चाहकर भी अपॉइंट नहीं कर सकते भाई उसे। अब रिमूवल वर्ड कैसा? वहां तो रोटेशन हो रहा है यार।
समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताइए बच्चे। अब जरा मैं आप लोगों से कुछ शब्दकोश खेलना चाहता हूं। हाँ जी, फर्स्ट एजीएम। हाँ जी, यहाँ ऑडिटर को आपने लेकर आए तो उसे क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या कहते हैं उसे? ठीक है भाई अभिनंदन। अब हर एजीएम पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप बार बार मीटिंग के अंदर ओआर पास करवा रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। वो क्या हो रहा है? रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या हो रहा है? रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। आया ना? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स पूरे हो गए। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स पूरे हो गए। अब 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स पूरा होने के बाद या तो उसके ऊपर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 लगता है और ये एक इंडिविजुअल है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप इसको दोबारा से अपॉइंट कर सकते हो? नहीं। तो उसका क्या होगा? रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। समझ आई बात है? और उस ऑडिटर को क्या होना पड़ेगा? रिटायर। क्या होना पड़ेगा? रिटायर। आया ना? सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता। समझ आई बात नहीं? तो दोबारा से इसको ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? किया जा सकता है। या फिर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होता है लेकिन ये एक पार्टनरशिप फर्म है तो अगले 5 सालों के लिए दोबारा से इसको क्या किया जा सकता है? रीअपॉइंट। तो उसे क्या कहेंगे? रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। समझ आती है बात या नहीं आती? सर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता और अगर होता है तो ये एक फर्म है जिसको 5 सालों के लिए और मौका दिया जा सकता है लेकिन पार्टनर्स नहीं देना चाहते वो मौका, तो क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आया ना? बताओ बच्चे मुझे। यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन 140 सब सेक्शन 4। समझ आई बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम? बताओ मुझे। सर टेन्योर ही पूरा नहीं हुआ था। टेन्योर ही पूरा नहीं हुआ था और वो खुद छोड़कर चला गया। क्या कहेंगे? रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। ठीक है जी? सेक्शन 140 सब सेक्शन 2। सर टर्म पूरा नहीं हुआ था लेकिन उसे रेटिफाई नहीं किया गया या रेटिफाई कर दिया बीच में साल के निकाल दिया गया। क्या कहेंगे? अगेन रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 140 सब सेक्शन 1। समझ में आई बात? मजा आया? बहुत। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब देखो हर किसी के लिए आपने सेक्शन पढ़ा लेकिन रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं पढ़ा आपने। समझ में आई बात या नहीं? किसके लिए नहीं पढ़ा? रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। और इसके लिए बता, देखो अपॉइंटमेंट हो या रीअपॉइंटमेंट हो सारे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 139। समझ आई बात नहीं? कौन सा सेक्शन है भाई? सेक्शन 139। अब जरा इधर देखिए, इसके नोट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां से बात करते हैं। ये कहते हैं एट एक्सपायरी ऑफ टर्म, जब टर्म एक्सपायर हो जाती है, द रिटायरिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन बी रीअपॉइंटेड, उन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है। कौन से प्रोसीजर को लेकर? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के प्रोसीजर। क्या बताया था सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 के प्रोसीजर में? जनरल मीटिंग में ओआर पास कीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को इंटीमेट कीजिए और आरओसी को इंटीमेट कीजिए। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? और ADT 1 फाइल कीजिए। है ना? सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सीधी बात बताई सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 ने। बट ये कह रहे हैं बट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस
रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड। लेकिन इन सभी सिचुएशन में रिटायरिंग ऑडिटर दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं, आप देखेंगे ना, आप कहेंगे अरे हाँ ये क्या बताने की बात थी, मैं तो जानता ही हूँ। ये कहते हैं इफ ही हैज बिकम डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। भाई शुरुआत के पहले टेन्योर में या जिस भी टेन्योर तक वो आपका ऑडिटर बन के रहा, तब तक उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसका टेन्योर पूरा हुआ, उसने सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन उस पर अट्रैक्ट करने लग गई, तो वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। बात समझ आती है नहीं आती? दूसरा पॉइंट, इफ रिटायरिंग ऑडिटर हैज प्रोवाइडेड हिज अनविलिंगनेस इन राइटिंग टू बी रीअपॉइंटेड। वो कह रहा तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं चाहता ही नहीं तुम्हारी कंपनी में अपॉइंट हो। समझ आई बात? तुम मुझे क्या रिमूव करोगे एट द एक्सपायरी ऑफ टर्म, मैं नहीं चाहता। या फिर एक स्पेशल नोटिस दे दिया जाए कंपनी के द्वारा और रिटायरिंग ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाए एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, या फिर कंपनी कवर्ड है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में और टर्म जो है ऑडिटर की वो पूरी हो चुकी है और उसका रोटेशन जो है वो डी हो चुका है। बताओ, ये सारी बातें तो मैं ऊपर ही कर ही रहा था आपसे। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। या तो भाई लॉ ने ही मना कर दिया, या कंपनी ने मना कर दिया, या उसने खुद ने मना कर दिया। ये वाली बात हो गई नहीं हो गई? या किसी ने मना नहीं करा, बस उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, बात खत्म। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बताओ भाई। अब आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 10। ये भी किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट। मतलब सेक्शन क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का है। अब ये कौन सी अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है भाई? ये कह रहा है अगर आपने किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया या रीअपॉइंट नहीं किया एजीएम पे, तो माना जाएगा कि भाई जो आपका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही आगे भी आपका ऑडिटर कंटिन्यू रहेगा। बात सिंपल सी बात है। ये कह रहा है भाई टर्म एक्सपायर हुई और कंपनी के ऊपर ना ही सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 लगता है, और ना ही वो बंदा जो ऑडिटर है ना ही वो अपनी कोई विलिंगनेस शो कर रहा है कि मुझे हटना है, या फिर ना ही आप उसे निकालना चाह रहे हैं, ना ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा, वो दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है। ले देकर बात ये, और एजीएम में कोई बात ही नहीं हुई कि किसको हटाना है और किसको निकालना है, तो माना जाएगा कि जो ऑडिटर पहले से है वो दोबारा से क्या मान लिया जाएगा? रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। अरे बताओ यार, कोई मुश्किल है इसके अंदर? हाँ वेदनान, सेक्शन 139 सब सेक्शन 10 क्या कह रहा है, समझ आता है नहीं आता? ये देखो जी, इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट एजीएम देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी एंड इट कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 139(8). ये कहते हैं कि भाई देखो, आपने कोई ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया और रीअपॉइंट नहीं किया, इट विल बी कंसिडर। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 10 क्या कह रहा है? अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं किया गया तो उसे कैजुअल वैकेंसी नहीं मानेंगे, उसे ये मानेंगे कि जो पुराना ऑडिटर था वही आगे रीकंटिन्यू हो जाएगा। बस प्रोवाइडेड एक सिचुएशन हो कि वो ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता हो, बस बात खत्म, वैलिड होना चाहिए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? फिर कैजुअल वैकेंसी नहीं, कैजुअल वैकेंसी टर्म पूरी होने से पहले होती है मेरे बच्चे। कौन सी चीज़ होगी फिर? वो कुछ भी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो उस टाइम पीरियड में कौन होगा ऑडिटर? अब उल्लू की दुम, ऐसा होगा कैसे यार? बताओ, ये भी रिकॉर्ड करवा के। मुझे एक बात बता, अगर बंदा रीअपॉइंट हो ही नहीं सकता तो आपको एजीएम में मेंबर ऑडिटर को लाना ही पड़ेगा ना भाई। एजीएम के 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, जिसमें से एक बिजनेस क्या है? ऑडिटर को अपॉइंट करना। आप कैसे लॉ भूल सकते हैं? समझ आई बात नहीं? अगर आप रीअपॉइंटमेंट नहीं कर रहे बंदे की तो आपको ऑडिटर लेकर आना पड़ेगा ना, या आपका एजीएम का मेन काम है। अब ये कहो तुम कि इसके ऊपर चर्चा ही ना, तो फिर एजीएम में हुआ क्या? एजीएम चाय पानी पीने के लिए थोड़ी बुलाई है। समझ गए? हाँ, समझ आया है नहीं आया? जी बताओ बच्चे, अरे बताओ भाई। चलिए अब आते हैं हम पावर्स ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। देखो, इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले ज़रा मैं आपको कुछ याद दिला दूं, हमने कर क्या लिया, क्या क्या कर लिया। सेक्शन 139 की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5।
सबसेक्शन 1 कहता था सब्सीक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और इन गवर्नमेंट कंपनी। सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी, समझ आई बात या नहीं आती। सबसेक्शन 2 टर्म रोटेशन वगैरह वगैरह। और मैं एक बात बताऊं, सबसेक्शन 2 को हमने बताऊं किसके साथ पढ़ा था, सबसेक्शन 4 के साथ पढ़ा था। आप सिर्फ सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ रहे थे, आप सबसेक्शन 4 भी पढ़ रहे थे उसके साथ साथ। मैं इधर दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए क्या पढ़ा था आपने। आपने पढ़ा यहाँ पर टर्म रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड, किसकी, ऑडिटर की। ये बातें कहाँ लिखी हुई थी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में। प्लस कुछ रूल्स पढ़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे, किससे रिलेटेड, पावर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। समझ आई बात ये नहीं, यानी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ना गवर्नमेंट को पावर दे रहा था कि वो रूल्स बना सकती है, किससे रिलेटेड, कूलिंग पीरियड से रिलेटेड। वो जो आपने पढ़ा ना ब्रेक सर्विस का फलाना ढिमकाना, वो सारे रूल्स हैं जो किसने बनाए, गवर्नमेंट ने। समझ आई बात या नहीं आई, ताकि कूलिंग पीरियड के साथ मजाक ना हो सके। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ने तो ये कह दिया कि आप कर कूलिंग पीरियड में भेजना पड़ेगा, लेकिन लोग उस कूलिंग पीरियड के साथ क्या कर सकते थे, फ्लॉ निकाल सकते थे। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ने क्या कहा कि हम पावर दे रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है, और आपने वो रूल्स पढ़े भी। समझ आई बात ये नहीं है, तो आपने बेसिकली ले देकर एक तरीके से देखा जाए तो क्या देख लिया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 भी देख लिया, यानी पावर टू गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। समझ आती है बात या नहीं आती। और सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में हमने कूलिंग पीरियड की बात करी, समझे कि नहीं समझे। अब ज़रा देखो बीच में जो गैप रह गया वो किस किस का रह गया, 3, 9, 10। और अभी 9 और 10 भी पढ़ाया मैंने। 9 और 10 में मैंने क्या पढ़ाया, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और 10 में क्या बताया मैंने कि अगर आपने किसी बंदे को रीअपॉइंट नहीं किया तो पुराने वाले को ही रीअपॉइंटेड माना जाएगा। तो ले देकर आप सब पढ़ चुके हैं, बस ले देकर क्या पढ़ना बाकी है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। बात समझ आती है नहीं आती, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम। पढ़ दें ज़रा क्या लिखा हुआ है। ये कहते हैं एज पर दिस सेक्शन फॉलोइंग आर दी पावर्स ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। पावर्स बता रहा है कंपनी के मेंबर्स की। ये कह रहे हैं भाई अगर मेंबर्स चाहें तो वो कह दें यार एक बंदे को ऑडिटर मत बनाओ, जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करो। क्या करो, जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करो। हमारी कंपनी का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा है, हमारी कंपनी की ब्रांचेस इतनी सारी हैं, हमारी कंपनी के क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी है यार, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है। एक ऑडिटर टाइम से ऑडिट नहीं कर पाएगा, है ना। और वो ऑडिटर अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो एज अ शेयर होल्डर हमें कंपनी के अफेयर्स के बारे में ज़्यादा कुछ तरीके से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा हमें नहीं पता। तो मेंबर को पावर दी जाती है कि वो जॉइंट ऑडिटर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। समझ आती है बात, ये नहीं आती। और तो और वो पार्टनर इंचार्ज और उसकी टीम को भी क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। मतलब मान लो ऑडिटर तो एक ही है, ऑडिटर आपने KPMG को अपॉइंट किया, समझ आई बात, ये नहीं 5 सालों तक KPMG ने ऑडिट किया, लेकिन ये एक फर्म को भेजते हैं ऑडिट पे, तो फर्म के पास कितना टाइम होता है, 2 टेन्योर होते हैं ना। तो एक टेन्योर पूरा कर लिया इन्होंने, दूसरे टेन्योर के लिए आ रहे थे, तो मेंबर्स चाहे ना तो KPMG से कहते को बात सुनो, जिस फर्म को भेजा था ना आपने, अब फर्म चाहे वही भेज दो या कोई आपके अंडर दूसरी फर्म हो उसे भेज दो। समझ आएगा, हम आपको ही ऑडिटर रखना चाहते हैं, लेकिन हमें ना पार्टनर इंचार्ज और उसकी टीम को चेंज करवाना है। तो ये भी पावर है, सेम ऑडिटर है, ऑडिटर लोग नहीं है KPMG। समझ आई बात नहीं। तो मेंबर के पास इतनी भी पावर होती है कि वो पार्टनर इंचार्ज और उसकी टीम को भी क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। ये देखो ये पूरा सेक्शन 139 लिखा हुआ है और ये पूरा सेक्शन 140 लिखा हुआ है, अब ये भी पढ़ा है मैंने। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। सेक्शन 141 भी पढ़ लिया हमने, सेक्शन 142 भी पढ़ लिया हमने,
हाँ जी 141 सेक्शन 142 43 नहीं पढ़ा, 44 पढ़ लिया हमने, 45 पढ़ लिया हमने। हाँ जी मेन सेक्शन हमने निपटा दिए इसके। समझ आती है बात, यानी कुछ सेक्शंस रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में उन्हें भी निपटा देंगे। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? No.